नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब कहानी का सार और समीक्षा लेकर आई हूँ। साथ ही हम इस कहानी के माध्यम से कहानी का उद्देश्य जानेंगे और कहानी में जो मेन बिंदु लिए गए हैं वो भी हम समझेंगे इस कहानी के माध्यम से। आइए अब इस कहानी का समीक्षा और सार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी की प्रस्तावना देखेंगे। अपने युग के सर्वमान्य प्रगतिशील कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रासंगिकता आज के प्रश्नों में एक घेरे में है। कई बार हिंदी कहानी के विकास क्रम में प्रेमचंद का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना है। इन्हें हिंदी कहानियों का सम्राट कहा जाता है। इनकी अधिकांश कहानियों में सामाजिक परिवेश, कुप्रथा, असमानता, छुआछूत, शोषण की विभीषिका, कमजोर वर्ग और स्त्रियों का दमन आदि भावनाएं उद्घाटित हुई हैं। प्रेमचंद ने आम आदमी के जीवन व उसकी परिस्थितियों को अत्यंत निकट से देखा और उनकी समस्याओं को समझते हुए अपनी कहानी में उकेरा है। किस प्रकार से गरीब और निर्धन व्यक्तियों को उच्च वर्ग अपना शोषण का शिकार बनाता है, इसका खुलकर वर्णन प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थ रूप से देखा जाता है। वैसे तो कहानियों के साथ साथ प्रेमचंद को उपन्यास का भी सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इनकी कहानियाँ जो हैं आदर्श के धरातल पर और यथार्थ को व्यक्त करती हुई नजर आती हैं। चाहे आप कहानी की बात कर लीजिए या उपन्यास की बात कर लीजिए, इनके जितने भी उपन्यास हैं वे यथार्थ और आदर्शपरक हैं। वैसे ही इनकी कहानियों में भी यथार्थता और आदर्शता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आज की कहानी है बड़े भाई साहब। प्रस्तुत कहानी बड़े भाई साहब कहानी बालपन से पूर्ण चिंतन की ओर ले जाने की यात्रा है। बड़े भाई साहब द्वारा जीवन के अनुभव की बात करना जीवन के यथार्थ पक्ष व उसके आदर्श का संकेत है। राष्ट्रीय चेतना पर प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित थे। इनकी कहानियों में आदर्श के बदलते रूप को स्पष्ट दिखाया गया है, जो समसामयिक युग बोध को स्पष्ट करता है। जहाँ बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब जैसी कहानियाँ उनका आदर्श रूप को यथार्थ में परिवर्तित होती नजर आती हैं, वहीं यह कहानी इस बात का संदेश देती है कि कहीं न कहीं व्यक्ति को अपनी असफलता से निराश ना होकर मन के अंतर्वन में परंपरागत आदर्शपूर्ण विचारों का परित्याग नहीं करना चाहिए। बड़े भाई साहब कहानी में जिस परंपरागत विचार की प्रस्तावना की गई है, उसमें मानसिक खींच मिटाने के लिए नियमों और निर्धारण का पूरा ध्यान रखा गया है। समाज के इसी प्रकार के भावों विचारों के यथार्थ को प्रेमचंद ने बड़े भाई साहब कहानी में अभिव्यक्त किया है। प्रेमचंद की कहानियों में समस्या का उद्घाटन तो है, किंतु अत्याचार के विरोध का स्वर भी इनकी कहानियों में दिखाई देता है। बड़े भाई साहब कहानी में बड़े भाई साहब बार बार असफल होने के बाद भी छोटे को नसीहत देते रहते हैं। उनकी बार बार यही प्रक्रिया से छोटा भाई परेशान हो जाता है, जिससे यह कहानी आदर्शपूर्ण मानसिक यथार्थ का चिंतन मात्र बन के रह जाती है। आइए अब इस कहानी की कथा वस्तु भी हम देख लेते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब कहानी में हार जीत का द्वंद्व एवं छोटे की सफलता से स्वयं को अपराध बोध की भावना से ग्रसित करना, इन सब का मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन प्रेमचंद द्वारा किया गया है। बड़े भाई साहब संभवतः हिंदी की प्रथम अनोखी कहानी है जिसमें हारे को अपने से ज़्यादा दूसरों को नसीहत देने में किंचित शांति मिलती है। यह प्रेमचंद की सफल मनोवैज्ञानिक रचना है। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे और 3 क्लास मुझसे आगे भी थे। मेरे भाई की पढ़ाई उसी उम्र में शुरू हुई थी जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। बड़े भाई साहब हर समय अध्ययन के लिए किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए
कभी कभी कॉपी पर चिड़ियाओं, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य बार बार लिखते रहते थे। कभी ऐसे ऐसे शब्द रचना करते थे जिसमें ना कोई अर्थ होता था, ना कोई सामाजिक भाव होता था। एक बार उनकी कॉपी में मैंने यह देखा कि किसी आदमी का चेहरा बना हुआ था, लेकिन वो कौन सा आदमी था यह मेरे समझ से परे था। तो मैंने उनसे पूछने की चेष्टा भी नहीं की। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब खोल कर बैठना मेरे लिए पहाड़ जैसा लगता था। मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से निकलकर खेल के मैदान में खूब कागज़ की तितलियां बनाकर उड़ाता रहता था। मेरा ध्यान अधिकांश पढ़ाई की अपेक्षा खेलकूद में ज़्यादा रहता था, जबकि मेरे भाई बड़े भाई दिन रात पढ़ते रहते थे। और जब मैं खेल कर कमरे में आता तो बड़े भाई साहब मुझसे गुस्से में बात करते थे, जिससे मेरे प्राण सूख जाते थे। मेरे बड़े भाई साहब बहुत मेहनती थे और खूब अध्ययन भी किया करते थे। किंतु उनका परीक्षा परिणाम शून्य आता था, जबकि छोटा भाई खेलते कूदते रहता था, लेकिन उनका परिणाम परीक्षा में उत्तम आता था। यह पात्रों की स्थिति घटनाओं की विडंबना है कि बड़े भाई साहब मुख्य रूप से मानसिकता के दर्द में फंसे होने और हीन भावना से ग्रसित होने के कारण बड़े भाई साहब का बार बार एक ही कक्षा में फेल होना उनको अपराध बोध लगने लगता है, और अपनी भावनाओं को दबाकर वह हमेशा छोटे भाई को नसीहत देते रहते हैं। किंतु बाद में जिसे वह बहुत दूर रहते थे उन्हीं से मिलने लगते हैं और खेलने वाले बच्चों के साथ खेलने लगते हैं और अपनी दबी भावनाओं को उजागर करने लगते हैं। इस कहानी का भाव यही है कि किसी बात को लेकर स्वयं मानसिक उलझन या दबाव के कारण दूसरे पर जबरदस्ती अपनी प्रवृत्ति लादना कहाँ तक सही है, इसी बात को लेखक ने उजागर किया है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि मानव को जब समाज के किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, तो वह अपने दोस्त को दरकिनार कर अपना जैसा बनने की सलाह देता है, जो सही नहीं है। यह प्रेमचंद की सफल मनोवैज्ञानिक कहानियों में से एक है। आइए अब इस कहानी के पात्र एवं चरित्र चित्रण भी देख लेते हैं। बड़े भाई साहब कहानी में दो ही ऐसे पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी का घटनाक्रम घूमता रहता है। इन दो बातों के माध्यम से प्रेमचंद ने मानव मात्र की विडंबना को सहजता के साथ प्रस्तुत किया। यहाँ पर दो बात नहीं होगी, दो पात्र होंगे। यह कहानी कई मायनों में प्रासंगिक होती जाती है। समय संदर्भ की सीला पर यह कहानी अपनी उपयोगिता का भान करा ही देती है। यदि इस कहानी को अपनी जीवनचर्या के मद्देनज़र रखते हुए पढ़ें तो हमें मानव की उत्पत्ति का चित्र दिखाई देने लगता है। यदि कोई उम्र में बड़ा है तो उसकी क्या मजाल कि वह किसी छोटे से कोई सलाह ले। उल्टे वह तथाकथित उम्रदराज अपनी नाकामी के अनुभव को छोटों के ऊपर लादने का प्रयास करते नजर आते हैं। प्रेमचंद ने दो पात्रों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान का चित्र खींचने का कौशल प्राप्त किया है, जिसमें रचनाकार पूरी तरीके से सफल भी हुआ है। बड़े भाई साहब की सोच आम आदमी की ही सोच है। हर आदमी हारा हुआ इंसान अपने अंकों की सेखी बखारता रहता है। जो वास्तव में विजेता रहता है वो तो सभी के अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। यहाँ पर जैसे कि प्रेमचंद ने बड़े भाई साहब के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे छोटा भाई या छोटी बहन हमसे ज़्यादा ज्ञानी है तो हम उससे कुछ नहीं सीख सकते। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखना बड़े से भी चाहिए, छोटे से भी चाहिए, लेकिन सीखना हमें सही बात, एक आदर्श और यथार्थ को जो व्यक्त करती है वही बात हमें सीखनी चाहिए। तो हमें इस बात को दरकिनार करना चाहिए कि वो हमसे उम्र में छोटा है या बड़ा है, ये महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो बात हम सीख रहे हैं वो सही है या गलत है। इसी को प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अब इस कहानी का देश काल और वातावरण भी हम देख लेते हैं। बड़े भाई साहब कहानी में तत्कालीन प्रस्तुति को ध्यान में रखकर कहानी को प्रेमचंद ने रचा है। कहानी उस समय की है जब पूरे भारत में अंग्रेजी शासनकाल था। उस समय अंग्रेजी व्यवस्था भारतीय जनमानस के बीच खुद को भारत का बड़ा भाई घोषित कर देश में मनमानी कर रही थी। प्रेमचंद ने इस कहानी में तत्कालीन भारत की व्यवस्था को अभिव्यक्त किया है। कहानी सम्राट प्रेमचंद ने अपनी कुशलता से भारत की जनता को संदेश दिया है कि अंग्रेज रूपी बड़े भाई हमारे ऊपर अपनी नाकामी का अनुभव लाते रहेंगे, लेकिन हम भारतीयों को छोटा भाई बनकर अपने कौशल का परिचय देना होगा।
यहाँ पर भी कितनी सुंदर बात प्रेमचंद के माध्यम से कही गई है कि बड़ा भाई जो है वो हमारा अंग्रेजी सरकार है और छोटा भाई जो है हम हिंदुस्तानी हैं। तो हमें कहकर नहीं बल्कि अपने कौशल से इस बात को दिखाना होगा कि हम भारतीय क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। अब बड़े भाई साहब कहानी की विशेषता भी हम देख लेते हैं। बड़े भाई साहब कहानी बालपन से पूर्ण चिंतन की ओर ले जाने की यात्रा है। बड़े भाई साहब द्वारा जीवन के अनुभव की बात करना ही जीवन के यथार्थ पक्ष में उसके आदर्श का संकेत है। राष्ट्रीय चेतना में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित थे। इनकी कहानियों में आदर्शवाद के बदलते रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह कहानी इस बात का संदेश देती है कि कहीं न कहीं व्यक्ति को अपनी असफलता से निराश न होकर बल्कि परंपरागत आदर्श विचारों को अपनाकर एक आदर्श विचारधारा को कायम करना चाहिए। बड़े भाई साहब कहानी में जिस परंपरागत विचार की प्रस्तावना की गई है उसमें कटु मानसिकता की धारणा के लिए लेखक ने कहानी के नियम और निर्धारण का पूरा ध्यान रखा है। समाज की इसी प्रकार के भावों विचारों के यथार्थ को प्रेमचंद ने बड़े भाई साहब कहानी में अभिव्यक्त किया है। बड़े भाई साहब के बार बार असफल होने बाद भी छोटे को नसीहत देकर परेशान करने की प्रक्रिया छोटा भाई नहीं कर सका और यह कहानी आदर्श मानसिक यथार्थ का चित्रण मात्र बन के रह जाती। बड़ा भाई साहब जो है बार बार छोटे भाई को नसीहत देते हैं जिसपे छोटा भाई कुछ ना कहते हुए भी अपने कौशल जो है अपना परीक्षा परिणाम के आधार पर सबको दिखा देता है। अब कहानी का उद्देश्य भी हम देख लेते हैं। प्रेमचंद ने बड़े भाई साहब कहानी में जय और पराजय पास फेल के बीच संघर्षपूर्ण विचारों में परंपरागत आदर्श की जीत को मुख्य उद्देश्य माना है। बड़े भाई का बार बार एक ही कक्षा में फेल होकर भी छोटे भाई को पढ़ाई के प्रति सतर्कता की नसीहत देना परंपरा का आदर्शवादी यथार्थ स्वरूप है। बड़प्पन को जबरन आदर्श की तरह बड़े भाई साहब अर्थात छोटे भाई को नसीहत देते स्वयं पढ़ाई से भागते रहते थे। यहाँ पर जबरदस्ती को आदर्श मानसिकता का प्रतीक माना गया है। इस कहानी में पात्रों का बड़ा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना, खेलने के समय उसे ध्वस्त कर देना, इसके बावजूद कक्षा में छोटे भाई का प्रथम आना और बड़े भाई साहब का बार बार एक ही कक्षा में फेल होकर भी छोटे भाई को पढ़ाई के लिए डांटना स्वयं उनके अपराध बोध या हीन भावनाओं को उजागर करता है। वास्तव में प्रेमचंद का जीवन उनके साहित्य के समान ही रोचक, प्रेरणादायक एवं घटनापूर्ण होने के कारण लोगों को परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए एक श्रेष्ठ मानव बनाने का आधारभूत उद्देश्य प्रदान करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में कोई चेष्टा या इच्छा जागृत होती है कि अगर मैं कोई कहानी आप लोगों के लिए बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं कि मुझे आप लोगों को कौन सी कहानी की समीक्षा बनाकर भेजनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।